नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। केदारनाथ उपचुनाव चल रहा है, विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और गुप्तकाशी में हम इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान जी हैं। लंबे समय से आप पत्रकारिता से जुड़े हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ते हुए आप समाज की सेवा कर रहे हैं। तमाम समस्याओं को आप उठाते रहे हैं, इस क्षेत्र की भी। और बड़ी बात यह है कि आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपसे सर चुनाव को लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी। और केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गुप्तकाशी में आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, आप क्या देख रहे हैं इस समय, जिस तरह से चुनावी माहौल है, भाजपा कांग्रेस के बीच आप लड़ने के लिए तैयार हैं? किस तरह से तैयारी आपकी? ज्यादा तैयारी पहले से ही करते आ रहे हैं और ये नहीं था कि लड़ना जरूर था, पर लड़ना जरूरी हो गया था। कल देखिए, हम 25 वर्ष के हो गए हैं। अब 25 वर्ष में उत्तराखंड ने क्या पाया ये जग जाहिर है। और आज हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी है। बहुत बुरे दौर में उत्तराखंड है। हमारे युवा बेरोजगार, जहाँ 25 साल का, देखिए 25 साल का आज उत्तराखंड तो हो गया, हमारा 22-23 साल का जो युवा है वो पेपर दे नहीं पा रहा। कुछ डेडलाइंस ऐसी हो गई हैं, तो रोजगार पे मार है, शिक्षा पे मार है, स्वास्थ्य पे मार है। ये कभी नहीं सोचा था और इसके लिए तो उत्तराखंड नहीं बनाया गया था, ये भी स्पष्ट है ना। चौहान साहब, आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा? सर, आवश्यकता उत्तराखंड की है। आज क्या है देखिए, समझिएगा, हमने जब ये पत्रकारिता शुरू की थी तो हमने केवल एक मोटिव रखा था कि उत्तराखंड में जो चीजें नहीं हो पा रही हैं उन पर हम कटाक्ष करेंगे और उनका निवारण ढूंढेंगे। निवारण तलाशते तलाशते हमने काफी खबरें की, काफी जगह मिला भी, पर कतिपय जगह ये देखा गया कि हम कोई खबर उठा रहे हैं और उस पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा। जैसे आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्षों से ये कर रहे हैं सेवाएं। आप समझिएगा, कई खबरें हम डालते हैं, उस पर प्रतिक्रियाएं आती है, अधिकारियों के फोन आ जाते हैं, नेताओं के फोन आ जाते हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, पर होता कुछ नहीं। अब ये एक मौका ऐसा है कि जब हम सेवा ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ से विधानसभा पटल पहुंचे और विधानसभा में वो आवाज उठाएं कि भैया ये समस्याएं क्यों हो रही हैं। हमारे, आप देखिएगा, बेरोजगार जो युवा हैं, मैं देखता हूँ फार्मासिस्ट थे, पुलिस ग्रेड पे वाले थे, ये तमाम लोग हर जगह विधायकों के पास जा जाकर चिट्ठियां लिख रहे थे कि हमें इन्होंने समर्थन दिया, पर वो जाके विधानसभा में वो बात उठा ही नहीं रहे। तो वो समर्थन क्या, कोरा समर्थन है वो। मैं चाहता हूं कि कल को अगर कहीं की भी जनता, ऐसा नहीं कि केदारनाथ विधानसभा की, कहीं की भी जनता हो, वो चाहती हो कि उनके कुछ प्रश्न हैं जो सदन में रखे जाने चाहिए, उनके लिए हम बेबाकी से रखेंगे वो चीजें। तो अच्छा है कि इस माइक की जगह अब दूसरा माइक होगा, लेकिन माइक नहीं छूटेगा। चौहान साहब, स्थापना दिवस भी कल रहा है, लंबा समय हमारे उत्तराखंड बने हुए हैं, बुनियादी सवाल अब भी वहीं के थे। कल हम देख रहे थे तो बहुत छोटी छोटी जगहों पे, गोंडार के क्षेत्र हम गए थे, छोटी छोटी समस्याएं वहां पर हैं। आज भी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे वास्तविक मुद्दे, जैसे भू कानून का है, मूल निवास का, ये मुद्दे अब भी गौण है। सर, ये यूसीसी लेके आने वाले हैं, समझिएगा, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको सर दर्द की दवाइयां दे रहे हैं। दरअसल हमारे उत्तराखंड में चीजें बहुत अलग। हमारे यहाँ स्थानीय व्यापारी इतना परेशान रहा है, आज मूल निवास भू कानून की इसके लिए मांग हो रही है क्योंकि हमारे जो हमारी जमीन है ना, इन पे बाहर वालों का अधिकार हो रहा है। आप देखिएगा, समझिएगा, महाराष्ट्र में शिवसेना या ठाकरे की हर कोई बात करता है, क्यों? वो केवल मराठी की बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई एक नेता हो जो हमारे पहाड़ियत की बात करता है, हमारे पहाड़ी लोगों की बात करता है। हम वो चाहते हैं कि यहाँ वो हो, उत्तराखंड का हक हकूक उत्तराखंड के लोगों को पहले मिले। हमारे कई बेरोजगार भाई ऐसे हैं जिन्होंने छोटे छोटे ढाबे खोले, कभी खच्चर घोड़े चला रहे हैं, उनकी हालत दुर्व्यवस्था इतनी हुई है। यहाँ पे होटल के हमारे इतने व्यवसायी भाई हैं, हालत खराब है साहब। कोई लीज पे दे रखा था, लीज वाला भाग गया, कोई किसी ने बैंक से लोन ले रखा था, लोन पूरे नहीं हो पा रहे। तो ये अगर हमारी व्यवस्थाएं हमारे लिए नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना है ऐसे नियमों का या कानूनों का? जो हमें चाहिए यात्रा, तुम रजिस्ट्रेशन में उसको रोक रहे हो। बड़े बड़े नेता तब तो बड़ा बोलते हैं ये। आज देखिएगा क्या हुआ है इनको। इन्होंने 27 तारीख को नॉमिनेशन से एक दिन पहले अपने टिकट फाइनल किए। बड़ी दुख की बात है, देखिएगा, ऐश्वर्या रावत जी को इन्होंने टिकट नहीं दी। ऐश्वर्या रावत जी की मां की फोटो आज इनके उस पे है, जो इनका वो दिया है इन्होंने, मैनिफेस्टो दिया है। मतलब इनको समझ में आ रहा है कि आशा नौटियाल जी की डुग्गी बची हुई है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो वापस से पैतरा वहीं चल रहे हैं। सोचिएगा, ऐश्वर्या रावत हमेशा बोलती रही मैं एक कद्दावर हूं और मेरी माँ के कुछ सपने हैं जिनको मुझे पूरा करना है, तमाम चीजें। यानी कि आज उनपे भी आघात किया, उनकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची होगी। अगर आपको इतना ही प्यार था शैला रानी रावत जी से, तो उनकी पुत्री को क्यों नहीं टिकट दिया? और वो कमजोर कहीं भी नहीं थी। आज ये इनको समझ में आ रहा है।
कुलदीप रावत जी को इन्होंने टिकट नहीं दी, आज उनके लोगों को पकड़ पकड़ के कुलदीप रावत जी से वो बैठकें करवा रहे हैं। और शायद एक झुंझुना उनको भी दे रखा होगा कि भैया 27 में टिकट दूं आपको दे देंगे। अरे पहले आशा नौटियाल जी अगर जीत गई तो ये कंटिन्यू नहीं रखेंगे उनको। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये बस बरगला, पहले ये जनता को बरगला रहे थे, अपने अब ये अंदर अपने नेताओं को बरगला रहे हैं। समझिएगा 71% जो इन्होंने सोचा था ना वोट शेयर हम अपने पास रखेंगे, उससे इनके अंदर इतना ज्यादा बढ़ गया है। आज इनको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से अब सीट कैसे निकलेगी। सोचिए ना, मैनिफेस्टो जो कि आपको बात करनी चाहिए। फाटा बाजार में आपने एक घोषणा कर रखी है पार्किंग की। फाटा में क्या, केवल मैं तो बोलता फाटा में एक स्कूल है, स्कूल की जमीन पर एक पशु चिकित्सालय आपने खोला हुआ है, वो भी किसी एनजीओ के लिए। वो भैया 1 साल के लिए लीज पे दिया गया था, लीज पे भी नहीं, वो एक अनुबंध हुआ था जब वो दिया गया था। आज वो जमीन वापस से स्कूल को क्यों नहीं दे रहे? भाई विद्यालय परिसर में वो जमीन किसी ने कभी दान की होगी कि हमारे बच्चों के काम आएगी, क्या वहां घोड़े खच्चर बांधने के लिए? और वहां के बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे? रामपुर का ऐसी ही हाल है। आप देखो कुंड से लेके ऊपर इनकी मैनिफेस्टो में क्या कुछ स्कीमें, कहीं भी कुछ नहीं है। एक मार्ग की इन्होंने बात की है कि भैया हम यहाँ से चौमासी से केदारनाथ पैदल ट्रैक की बात करेंगे, और एक पैदल ट्रैक वो है जो कालीमठ घाटी की बात कर रहे हैं, चौमासी वाले। तो ये लोग किसको बरगला रहे हैं, किसके लिए करने वाले? किसी के लिए कुछ नहीं करने वाले। मैं बता रहा हूँ, निशंक जी ने 500 करोड़ की घोषणाएं कोरी की थी जब वो मुख्यमंत्री थे और उनको लग रहा था कि भाई अब यहाँ से बदलेगा। आज धामी जी एक कदम आगे चले गए, उन्होंने 600 करोड़ की घोषणाएं कर दी। आपको याद होगा, बेटा आप भी पत्रकार हैं 2022 का जब इलेक्शन था, आपको याद होगा फार्मासिस्ट वाले, पुलिस ग्रेड पे वाले, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, इन सब के लिए इन्होंने 1200 घोषणाएं की थी चुनाव से ठीक पहले, और उनमें से सबकी सब कोरी थी। और आज भी वही हो रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इतनी सारी योजनाओं पे बात हुई है 600 करोड़ की, कहीं एक जगह बता दीजिए जी जहाँ काम शुरू हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की अगर लगता है तो फिर बदलाव जनता क्यों नहीं कर पा रही? अब कर रही है, वो आप भी जान रहे होंगे। आज क्या हो गया है, पहली भाजपा कांग्रेस भाजपा कांग्रेस से नहीं जोड़ तो कहते जोड़ गठबंधन पन्नू में सो कहते मैं छू। जनता को समझ में आ जाए कि यार ये जो ऑप्शन था ना, जो विकल्प इन्होंने एक नारा दिया था, तो अब हमारा भी एक नारा है कि अब संकल्प विकल्प का विकल्प है, और इनसे मजबूत विकल्प हैं हम। चाहे आशा नौटियाल जी हो या फिर दूसरे भाई साहब, उनको तो अभी बात ही नहीं उनकी कोई कर रहा, चर्चा ही नहीं है मनोज रावत जी की, क्योंकि होगी भी कैसे? वो तब भी यही रोना रो रहे थे कि मैं विपक्ष में हूं, मैं क्या ही करूंगा, मैं विपक्ष में। आज अगर वो जीत के जाते हैं तो भाई साहब आप मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, अभी भी तो विपक्ष में रहेंगे, भाजपा कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आज फिर आप जनता को बरगला रहे हैं कि मुझे वोट दे दो। किस बात पे दे दो? आप अभी भी विपक्ष में बैठोगे, तब भी काम नहीं करोगे। बड़ी मुश्किल से विधायक निधि मिलती है ताकि क्षेत्र का, वो आपने विधायक निधि तक वापस कर दी थी पिछली बार। तो जनता मन बना चुकी है, हर किसी के मुंह पे आज एक ही चीज है कि भाई त्रिभुवन चौहान को हम आगे लाएंगे, हमारा लोकल लड़का है, 20 सालों तक कुछ नहीं करो तो इतना बर्बादी तो नहीं करेगा जितना इन्होंने छोड़ा है। हमने किस तरह से लोगों का दर्द देखा है, लोगों के साथ खड़े रहे, चाहे वो केदारनाथ हो, हमारे व्यापारी हो, हमारे पुरोहित समाज के लोग वहां पर, उनके भी हक हकूकों पर बड़ा डाका है। तो हर किसी को पता चल रहा है कि हमारे पास एक मजबूत विकल्प है, हमारा क्षेत्रीय लड़का है। जहां गुप्तकाशी में ये बाजार है साहब हमारा, मैंने स्कूलिंग यहीं से करी, तमाम चीजें हमने खेले, बड़े कूदे सब, ये जहां हम अभी हैं ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में, यहाँ हम खेलने आते थे, है ना। तो जनता को अब समझ में आ रहा है सब, इनको कोई नहीं पूछ रहा है। आप देखिएगा बड़े बृहत स्तर पे हो सकता है एक और चीज हो रही हो, कई लोग बाहर नहीं बोल रहे हैं, पर यह बात सच है कि त्रिभुवन चौहान के लिए अभी साइलेंट वोटर इतना अच्छा है, वो आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। हर कोई जो वो बात कर रहा है ना कि परिवर्तन करेंगे, वो परिवर्तन का इशारा हमारी तरफ है। जो बात कर रहा है कि इन दोनों को देख लिया बहुत, वो हमारे बारे में बात कर रहा है। तो ये तमाम चीजें फेवर में हैं, और मुझे लगता है जो जनता बोल रही है कि अब की बार 35,000 प्लस, तो वो 35,000 प्लस होके रहेगा। 10 दिनों का समय अब बचा है जी, किस तरह की तैयारियां और क्या आगे की रणनीति आपकी? भाई तैयारियां तो कमर टूट गई मुझे नहीं पता था इतनी मेहनत लगेगी, पर सुबह से शाम तक सर पता ही नहीं चल रहा टाइम का। हर जगह घूमना, जनता के बीच में पहुंचना, कई गाँवों में हम जाने का प्रयास सच में कर रहे हैं, पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि समय ऐसा है। पर वो लोग हमारे साथ हैं। एक बड़ी अच्छी चीज क्या हो रही है, एक तरफ भाजपा कांग्रेस वाले गांव गांव जा रहे हैं अपने आप, और हमें गांव से लोग बुला रहे हैं कि आप हमारे यहाँ नहीं आए, तो ये फर्क भी है। चौहान साहब, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं और काफी जबरदस्त आपने काम भी किया है। उस क्षेत्र से हट के आप चुनावी क्षेत्र में हैं, किस तरह का आपने बदलाव देखा और क्या आपको इसमें एक्सपीरियंस मिला?
बदलाव देखिए, हम तो अंदरूनी तौर पे आज भी मैं वही सोचता हूँ कि मैं एक बदलाव के लिए जा रहा हूँ, मैं एक समाज सेवा के लिए जा रहा हूँ। मैं जनता के बीच में रहकर जनता के सवालों को पहले भी उठाता रहा हूँ, अभी भी उठाऊंगा। तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, सच कहूँ तो। ये नेताओं के लिए नया हो सकता है कि एक दिन में 2-2 4-4 जगह घूमना, हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है। पिछले 8 वर्षों से कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम नई जगह ना हो, नए गांव में ना हो और नई समस्याओं के साथ ना हो। तो हमारे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र तो फिर भी बहुत छोटा है। हम इसमें अभी देखिए ना, अभी सुबह हम राउंड लेक जा रहे हैं, तो आज रात्रि प्रवास हमारा चोपता में है, कल सुबह का हमारा कहीं और है, तो शाम का हमारा ब्यूंग है, परसों हमारा यहाँ त्रियुगी नारायण शुरू है, तो शाम होते ही हम फिर से तल्ला नागपुर के क्षेत्र में होंगे। तो ये तमाम जो चीज हमारा जो ये भौगोलिक परिस्थितियां है वो थोड़ा विषम जरूर है, लेकिन हम ये काम करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज ही कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा थकान नहीं, लेकिन मजा बहुत आ रहा है, क्योंकि जहां जहां मुझे ये दल और दिख रहे हैं ना, यूं को मुख उड़ियतनु पता नहीं कि लेवल वोण। बाबा केदार की भूमि में आप हैं, क्या आगे की वो रहेगी, क्योंकि बाबा केदार का आशीर्वाद भी पता नहीं, इफ आई एम नॉट टू श्योर। खैर अपील में हम ये डालने वाले हैं, अपील भी आने वाली है, उसमें हमारा साफ साफ है 27 महीनों का एक हमारा जो समय मिलने वाला है। हम बोल ही रहे हैं बहुत ज्यादा, 2 साल त्रिभुवन चौहान और ये 27 महीने जो हमारे पास आने वाले हैं, इनमें एक एक दिन वैसे ही काम करेंगे जैसे पत्रकारिता में करते रहे। 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 25 या 26 में हम शपथ लेंगे, और उसके 10 दिन के अंदर सभी प्रधान क्षेत्र पंचायत इनके साथ एक बैठक करने वाले कि आपके गांव में क्या क्या समस्याएं, उन समस्याओं के निदान के लिए मैं यहाँ पर राज्य सरकार पर नहीं आश्रित होने वाला। हम सीधे जाएंगे यहाँ से मोदी जी के पास, मोदी जी को कहेंगे कि भैया आपने बोला कि केदारनाथ से आप बहुत प्यार करते हैं, ये रहे सभी प्रधानों के एक समस्या पत्र और इन पर आप कार्रवाई करें, या तो फिर हम जाके बाहर प्रेस को बोल देते हैं कि भैया आपने इतने वर्षों से जो बोला है कि मैं केदारनाथ से प्यार करता हूँ वो फिर एक कोरा झूठ है। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर हम ये करने वाले। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे त्रिभुवन चौहान, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, केदारनाथ विधानसभा सीट से उपचुनाव मैदान में हैं। किस तरह उनकी तैयारी थी चुनाव, ये आपने बताया। आगे इसी तरह किसी अन्य प्रत्याशी से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।